the summer of 2017. Three boys found themselves on one of the busiest roads in Pakistan, the Grand Trunk Road, heading from Islamabad to Gujranwala to go on an open cricket trial. They arrived late and the gates were shut, but their minds were set on making it in. They found their way to an unmanned entrance, broke the lock, and joined thousands waiting for their turn in the nets. The boys made it through the initial rounds, but only one made it to the final round of the day. अभी भी याद है गुजरांवाला हमारे ट्रायल्स थे तो मुझे आवाज़ आई ताहिर मुगल अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो हमारे कोच थे तो उनके पास स्पीड गन थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ दिया कि भाई इधर आए तो मैं गया कहता क्या उसने मुझे दिखाया स्पीड गन पे 92 पॉइंट समथिंग मैं खुश ये कौन है Since he never played with the cricket ball, his success would have meant that we have literally picked a player from the street and made him a superstar. Coming from nowhere and getting so much success in such a short time, I think it's amazing. मैं जिस माइंडसेट से खेलता हूँ वो एक ही माइंडसेट है फास्ट बॉलर मेरे माइंड में कि आपका एटीट्यूड और आपका एग्रेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर तो आपके अंदर एटीट्यूड अगर फास्ट बॉलिंग का नहीं है तो आपके अंदर ज़्यादा एग्रेशन नहीं है फास्ट बॉलर का तो आपके फास्ट बॉलर मत बनो This is the story of Haris Rauf. जी क्या हाल है ठीक हो सब फिट फाट कमरे थे हाँ अच्छा वो सब ठीक ठाक मैं 4-5 साल का हूँ 6 साल का आप कह दें तो तब से मैं हर तरफ क्रिकेट खेलना कभी छत पे खेली कभी मोहल्ले में खेली कभी एक जगह से हमें रोका फिर हम दूसरी गली में चले जाते थे दूसरी गली में रोकते तो वहाँ से हम तीसरी गली में चले जाते थे वहाँ से ख़त्म किया तो अपनी छत पे आ जाते थे छत पे एक एंट्री होती थी वो हमें मना करती थी कहती यहाँ से यहाँ पे मत खेलो उसके सामने दरवाज़ा होता तो वहाँ पे ठा करके बॉल लगती थी तो उठ के आती थी और गाली गाली निकालती थी फिर हम भागते थे वहाँ से कड़ा बाल रहा ये बेसिकली मुझे बॉलिंग कराने देते नहीं थे क्योंकि ये मुझे कहते थे बट्टा मारता है जो तेज बॉलर होता था वो कहते थे बट्टा मारता है क्योंकि खेला नहीं जाता इनसे ये फिर ये होता था अगर कोई मोटरसाइकिल वगैरह कोई साइकिल गुजरती थी या कोई बंदा गुजरता था तो उसको रास्ता देना पड़ता था टाइम लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आउट हुआ बिचू गई ना बॉलिंग तरह करा रहा क्रिकेट के लिए मैंने बहुत मारे खाई हैं कि मेरे अब्बू ने मुझे दिन में कोई 3-3 दफ़ा मारा है क्रिकेट पे पर मैं फिर भी एक दफ़ा मार खाई है थोड़ा टाइम मिला मैं फिर क्रिकेट खेलने चला गया हूँ तो मेरा जो सामान वगैरह जो भी कोई ट्राउज़र वगैरह शूज़ वगैरह वो मेरे दोस्त के घर होते थे मेरे घर में नहीं होते थे तो मैं घर से ज़्यादा गेटअप चेंज करके जाता था कि पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जाता था वहाँ पे गराज पे वो कपड़े चेंज किए शूज़ पहने वहाँ से गया सीधा ग्राउंड में मैच वगैरह खेले वापस आया गेटअप चेंज किया वापस घर चला गया पर फिर भी अब्बू लोगों को पता लग जाता यार ये किधर घूम फिर रहा है कहाँ पे वारागर्दियाँ कर रहा है उस पर भी मुझे मार पड़नी होती थी हमें पता था कि ये हारिस क्रिकेट की शौक तो रखता है मगर हमने इसको इजाज़त नहीं दी थी खेलने की कोशिश हमारी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा थी
One of 7 children, Haris was the eldest son of a welder, whose main aim was to provide food for the family. Anything beyond that was a luxury. Education was considered by the family to be the only route out of this struggle. पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है, वो फाइनेंशियली तो है कि जब आपके प्रॉब्लम्स हों, रहने के प्रॉब्लम्स हों, खाने के प्रॉब्लम्स हों, तो यही तो एक स्ट्रगल होती है। जितनी वो हमें सैलरी मिल रही थी उसमें बमुश्किल हम घर ही अपने बच्चों के पेट ही पाल सकते थे। ये घर था मेरा और इस घर में मेरी पैदाइश है और यहीं से बड़े हुए हैं और इन्हीं गलियों में मैंने खेला है। ये मेरे कमरे की खिड़की है, यहाँ पे मैं रहता था। 3 चाचू थे और एक हमारे अब्बू थे, तो अब सबकी शादी होनी है, फिर एक ही घर होना, तो उसमें अब्बू ने एक कमरा हमारे पास बड़ा होता था तो वो अब्बू के पास होता था। बाकी की शादी जब नहीं हुई थी तो हम वहाँ पे रहते थे। तो एक की शादी हुई, अब्बू ने वो कमरा छोड़ा, दूसरा लिया, छोटा लिया, तो करते 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 कमरे सारे, जब सब मेरे चाचू की शादी हुई तो अब्बू ने सारे कमरे उनको देना शुरू कर दिए जो अच्छे कमरे होते थे। तो इवेंट्स के हम वहाँ पे आ चुके थे कि हम किचन में भी सोना शुरू कर दिया था, कि ऐसे भी हालात थे हमारे। मुझे पता था कि हमारे जैसे लोगों के बच्चे आगे नहीं जा सकते। So the question remained, could cricket ever be their way out? अंडर 19, अंडर 16 इस चीज़ का मुझे कोई इल्म नहीं था कि अंडर 19 भी होती है, अंडर 16 भी होती है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जब मैं डायमंड ग्राउंड के पास हम शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, तो तब मुझे पता चला कि यार हार्ड बॉल, मैंने देखी लाइव क्रिकेट, यार हार्ड बॉल क्रिकेट भी होती है। तो मैं वहाँ पे जंगले पे पास खड़ा होता था, सामने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेलते थे, आते थे इंटरनेशनल मैच प्लेयर आते थे, उनको देखता भी था। बट ओबियसली बात है, घर से स्पोर्ट नहीं थी, वो क्लब में जाके नहीं खेल सकता था, टेप बॉल ही खेलता था। बट टेप बॉल ऐसा खेलता था कि एज अ प्रोफेशनल खेलना शुरू कर दी। Tape ball cricket, arguably one of the world's most exciting and competitive versions of street cricket. In the late 70s, early 80s, Karachi street cricketers started wrapping electrical tape tightly around a tennis ball. The heavier weight mimicked a hard ball, but it was cheaper, easier to replace when lost or damaged, and did not harm people or any property. Over the next decade, it spread into every corner of Pakistan, with circuits where it was played professionally. More importantly, tape ball cricket was credited for the never-ending supply of fast bowlers to the national team. Almost every fast bowler, from Wasim Akram to Waqar Younis to Shoaib Akhtar, played tape ball cricket growing up. Today, playing in tape ball tournaments can be a lucrative pursuit. Players get to play highly competitive cricket that are sponsored and offer good prize money. A top-ranked tournament can easily fetch a player 50,000 rupees or more on good days. टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैं टेप बॉल इसलिए खेलता था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए ना पैसे निकाल पाता था। कि मैं उस टाइम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसकी फीसिस वगैरह मैं मैनेज करने के लिए, ओबियसली बात है, मेरे वाले साहब तो इतने वो थे नहीं कि वो मुझे पढ़ाते। तो जब मैट्रिक में था, तो मैट्रिक के बाद जब मैं गया बाज़ार में भी काम करता था, फिर मैं निम्को भेजता था बेसिकली। तो वो पैसे मुझे संडे में काम करता था जस्ट, बाकी मैं पूरा वीक में स्कूल और अकेडमी में जाना आना, और जो संडे का था वो मैं निम्को भेज के अपनी स्कूल की फीस अरेंज करता था। तो फिर जब यूनिवर्सिटी में गया तो ओबियसली बात है, उसके हर सेमेस्टर बाद आपको 70,000 80,000 रुपये देना पड़ता है, तो वो मैं वहाँ से इतना तो कमाता नहीं था। फिर टेप बॉल से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मैं अपनी इजीली 6 मंथ की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैं निकाल लेता था। जो आपके जो एज अ प्रोफेशनल जो पाकिस्तान में टेप बॉल खेलते लड़के, वो इतने इजीली पैसे कमा लेते हैं कि वो 2 लाख 2.5 लाख रुपये अपना बचा लेते हैं महीने का। तो वो इतने पैसे मेरे पास बहुत इनफ होते थे कि मैं जिसमें अपने घर अम्मी को भी दे देता था। अब्बू को नहीं पता था कि मैं टेप बॉल के पैसे इतने कमाता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पैसे कमाता हूँ। बट ये कि उनको ये अम्मी को ज़रूरत पड़ती तो अम्मी को मैं दे देता था, बाकी मैं अपने संभाल के रखता था कि यार कहीं इन्वेस्ट कर लूँगा। वो भी सोच माइंड में थी कि यार इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि अम्मी का एक ड्रीम था कि घर बने हमारा। If you wanted a fast bowler who could hit the block hole, ball after ball after ball at high pace, Rauf was your guy. He was only ever a phone call away, ready to roll. पूरे पाकिस्तान में जाके खेलना, फिर डिफरेंट हर बंदा मुझे बुलाता, गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी हुई है, लोग आते, ये पिक्चरें खिंचवाना, फिर वो हर आप बात जो मुंह से निकालते वो पूरी करने की कोशिश करते थे, जो भी आपको स्पॉन्सर्स बुलाते थे। तो वो एक नशा चढ़ चुका था एक दिमाग में कि यार ये डिफरेंट है। बट मुझे एक पता था, रियलिटी का मुझे पता था कि इसका एंड है और इसमें इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ का मुझे 100% पता था, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स जो टेप बॉल के गुजरे हुए सबको मैं जानता था। बट वो आज कहाँ पर हैं, किस तरह वो मुश्किल में जीते हैं लाइफ, वो मुझे पता है। तो मुझे उस चीज़ का आइडिया था, बट मैं उस टाइम
कोशिश ये कर रहा था कि मैं किसी जगह नौकरी पकड़ लूँ कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, एक पक्का परमानेंट किसी जगह सेट हो जाऊँ और फिर मैं अपनी फैमिली के लिए जितना सपोर्ट कर सकूँ उसको, वो मेरे माइंड में चीज़ें थी। Haris would eventually leave tape ball cricket behind, as he always knew he would, only to take it one step further. All he needed was a push in the right direction. This push eventually came when his friend convinced him to go for hardball cricket trials that were to take place a few hours from his hometown. मेरी मम्मी ना अब्बू किसी को भी नहीं पता था कि मैं यार ट्रायल देने जा रहा हूँ। बस सुबह उठा, नाश्ता भी नहीं किया, बस बैग उठाया, शूज़ पहने, स्पैक्स भी नहीं थे, जो टिजिस में टेप बॉल में जो बॉलिंग करता था ग्रिपर्स में, बस वही उठाए और वो उस पर चल पड़ा। फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो 11 साढ़े 11 के राउंड अबाउट इतने कोई बज चुके थे। तो उस टाइम जो से गेट्स वगैरह बंद कर दिए, वो हमें कहने लगे कि भाई टाइम ख़त्म हो जाएगा, अब आप अंदर एंटर नहीं हो सकते, अंदर बहुत ज़्यादा बच्चा चला चुके हैं। तो फिर हमने कहा यार इतनी दूर से आए हुए तो कहीं रास्ता निकालते हैं। हमने भी देखा तो एक गेट छोटा सा लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक छोटा सा ताला लगा था, तो उसको हमने यूँ झटके मारे और वो टूट गया। फिर उस वहाँ से हम सारे एंटर हो गए अंदर। तो जब अंदर गए तो अंदर बहुत ज़्यादा बच्चा था, वाकई बहुत ज़्यादा बच्चा था कि उनको देखा जो मेरे साथ आए हुए थे लड़के, वो अपनी होप छोड़ चुके थे, यार इतने ज़्यादा बच्चे हैं यार हम कहाँ सेलेक्ट होंगे। मैंने कहा अब तुम लेके आए हुए हो ना, अब जाना नहीं है यहाँ से, ये अब इन बच्चों को मत देखो कि यार ये इतने ट्रायल देने के लिए आए हुए हैं, कि तुम खुद ऐसा कुछ काम करो कि ये जितने बच्चे हैं ना शाम को तुम्हें ये देखेंगे यार, तो तब मज़ा आएगा। अब वो फिर मेरे साथ कहें जो हम लाइनों में लगे, ट्रायलें देने शुरू कर दी। फिर एक राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरे जो दोस्त थे वो तीसरे चौथे राउंड में, दूसरे तीसरे में फारग हो गए, बैठे हुए हैं। अब वो मेरा इंतजार करे कि मैं किस टाइम फारग हो रहा हूँ ट्रायल्स में से। अब वो मैं तो ट्रायल्स पे अगला ट्रायल, नेक्स्ट ट्रायल, मतलब कि राउंड्स क्लियर करता गया। जब फाइनल राउंड में पहुंचा तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था कि उसमें अब हम 7-8 जो पूरे डे के जो बेस्ट बॉलर निकले हुए थे ना, उनका मुकाबला था। उनमें सब उन्होंने 3-4 लड़के रखने थे। तो वो वहाँ पे स्पीड गन थी, तो स्पीड गन से वो फिर स्पीड पे वो बॉलर अपने रख रहे थे। जो 83 माइल पे, 84 माइल पे जो बॉल कर रहे थे लड़के, वो लग बैठा दिए उन्होंने, यार ये सिलेक्टेड है। जब मैं बॉलिंग के लिए आया तो मैंने जब पहला बॉल किया तो वो 88 माइल पे किया मैंने। तो फिर ताहिर भाई थे, अल्लाह उनको बख्शे, वो ताहिर मुगल हमारे कोच थे, तो उनके पास वो स्पीड गन थी। तो उन्होंने जब देखी तो उन्होंने कहा ये तो 88 माइल आई है। तो उसमें यार मशीन ख़राब है या कुछ ऐसा कुछ हो गया। तो फिर उन्होंने आके भाई को बुलाया कि यार ये आके भाई इसको चेक करे ज़रा, ये इसकी स्पीड इतनी आई है। फिर आके भाई ने मुझे बॉल दिया, आके मैंने कहा दूसरा बॉल करो। तो जब मैंने दूसरा बॉल किया वो मैं 90 माइल पे कर दिया। तो फिर आके मैंने कहा तीसरा बॉल करो। तो वो तीसरा जब मैंने बॉल किया वो 92.3 माइल पे बॉल था। तो फिर आके मैंने कहा बस तुम तो ज़रा साइड पे हो जाओ। जब आपको एक रॉ टैलेंट मिले जो कि 92 माइल्स पे बॉल कर रहा है, वो मोमेंट था, मैंने कहा चलो जी मकसद हल हो गया पूरी खबारी का। The sheer pace at which Haris consistently bowled at in the trials was enough to get him a contract with the player development program that was launched by PSL team Lahore Qalandars. It was a never look back moment for the 23-year-old Pindi boy. गुजरांवाला से पाकिस्तान वापस इस्लामाबाद जा रहा था तो आप मेरे समझे कि मेरे फ़ोन, मेरे पास मेट्रोला का मोबाइल था, पता नहीं कौन सा मोबाइल था, तो वो फुल चार्ज था। बट मुझे इतनी कॉलें आई कि फलां जर्नलिस्ट की कॉल, फलां जर्नलिस्ट की कॉल, तो वो इतनी कॉलें पिक करके वो मेरी बैटरी लो होगी घर जाते हुए। तो मुझे यार मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया जैसा कि मुझे लोग ये सब देख रहे हैं। तो वो फिर उससे एक मुझे फील हुआ कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको जाने नहीं देना। तो इसीलिए फिर मैं टेप बॉल छोड़ी। तो वो मुझे उन्होंने बहुत कॉलें की, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे। मैंने कहा मेरी टेप बॉल ख़त्म हो चुकी है और मेरा माइंड हार्ड बॉल में चला गया। जब तक ये क्रिकेट गली मालों में खेलता था उस वक्त तक तो मैं इसे इजाज़त नहीं देता था कि तुम खेलो। जब ये लाहौर कलंदर के ट्रायल से वापस आया तो ये इसका नाम जब आया मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद मैंने कहा अब तुम्हारी ज़िंदगी क्रिकेट शुरू हो गई, अब तुम खेलो जितना खेल सकते हो। Getting the contract was probably the easiest part in the whole process. A lot of hard work had to be put in. First and foremost, it was a matter of getting used to the bigger, heavier and harder leather ball. टेप बॉल से शिफ्ट करना हार्ड बॉल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शुरू में जब इसे लाए तो बॉल
हैवी होता है ना वो करके, तो एक तो उसके एल्बो यहाँ दर्द, दूसरी बैक पे स्टिफनेस, क्योंकि वो एक लाइट बॉल है और वो ज़्यादातर आप उसको बस आगे फुलर लेंथ पे आप थ्रो करती है ना, इसमें आपने रिस्ट मारनी है जिससे आपकी बैक बेंड होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इसलिए हमने शुरू में तो इसको कहते थे ठीक है इसको 6-6 बॉल कराओ, फिर आहिस्ता 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 4 ओवर भी इसने पता नहीं इतनी देर बाद जाके कराए हैं। Level 2 of this transition came with a new fitness regime and a strict diet, tailor-made for a sub-6 foot fast bowler in the making. दुनिया में सबसे मुश्किल काम है डाइट, खाना। खाना इज मोस्ट डिफिकल्ट दैन ट्रेनिंग इट। जब ये इसको हमने सेलेक्ट किया था तो ये वाज लाइक 78 kg और पतला सा था, तो इतनी पेस से बॉल करना और अपने आप को सस्टेन करना फॉर द लॉन्गर पीरियड, उसको मसल बिल्ड करने, फिर उसको मैंने एक टास्क, मैंने कहा ये तेरी डाइट है। ही यूज टू ईट लाइक 24 एग वाइट्स अ डे। उल्टियाँ आती हैं अल्लाह की कसम। तो राइट ट्रेनिंग विद राइट फूड, और 1 साल में इसको टास्क दिया कि तुमने 82-83 होना है। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर के साथ काम भी किया है, उनके साथ हिल आती हूँ। इतना डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग वाइज और डाइट वाइज मैंने नहीं बना दिया। With the basics in place, it was time to understand Haris's strengths and weaknesses and specialize in one aspect of the game. Welcome to Level 3. जो टेप बॉल खेलते हैं उनके यॉर्कर्स बड़ी अच्छी होती हैं और एक्यूरेट होती हैं, और वो स्लोअर वन भी चलाकियाँ सीखी होती है उन्होंने। तो मैंने तो उसको यही कहा कि देखिए डेथ बॉलिंग में क्या चीज़ आती है, यॉर्कर्स आते हैं, वाइड ट्राइंग यॉर्कर, टो यॉर्कर, स्लोअर वन, तो करो। तो फिर इसीलिए हमने इसकी ट्रेनिंग भी वो रखी थी कि जिसको जहाँ यूज़ करना है पहले इसको इतना तगड़ा कर दो अपने रोल में, ये दुनिया में पहचान एक बन जाए कि डेथ बॉलिंग हारिस राउफ। That same year, Haris was first sent to Australia for a period of 6 months as part of the development program to feature in competitive cricket with Hawkesbury Cricket Club in New South Wales. In 2018, the program sent out a squad that eventually won the Abu Dhabi T20 trophy, of which he was an integral part. Haris then travelled with Lahore Qalandars as a net bowler to gain as much exposure to hardball cricket as possible. ब्रैंडन मैकलम बहुत एक्साइटेड हो गया इसको देख के, और जब मैंने इसको वापस भेजा ना कि इसका नाम नहीं था वो स्क्वाड के अंदर ना, तो मेरे से नाराज हुआ कि व्हाई डिड यू सेंड हिम बैक। देखो ब्रैंडन उसका नाम नहीं है स्क्वाड के अंदर, तो उसका क्यों नहीं है। देखो लुक यू हैव नो आइडिया, अभी उसको खिला दूंगा तो अभी तो उसको कितने 1 साल मुश्किल से हुआ था हमारे पास। मैं कहा टू अर्ली फॉर हिम, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं टू प्ले अनदर 10-12 ईयर्स। ये नहीं है कि हम एक्साइटेड हो के अनकुक्ड प्लेयर को डाल दें और उसका करियर तबाह कर लें। तो ये भी बड़ा ना डिसअपॉइंटेड हुआ जब इसको वापस भेजा ना, वो बच्चा है खेलना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता था कि जल्दी करनी क्यों है, 1 साल और इसे देंगे, और जब ये आए तो फिर लगे कि कोई बंदा ट्रेंड होके ग्राउंड के अंदर आया है। Two years of solid hard work and determination took Haris to one of the biggest moments of his life. He was one of the 11 to take the field for Lahore Qalandars, a team that boasted some of the international circuit's biggest names. In just his 4th T20 game, he impressed with his ability to bowl in excess of 150 kilometers per hour, and his inexperience never showed as he hit lengths with impeccable accuracy. He finished the game with figures of 4 for 23, leaving Karachi Kings flat on the floor. First game he played for us, he got a man of the match. So me and Akib bhai went in, and the guy completely broke down in tears. He was crying like a baby, and those were like pure emotions. जो उसके पीछे जो स्ट्रगल थी ना, बेसिकली वो मुझे याद आ रही थी यार, कि क्योंकि वो जो मैंने स्ट्रगल की हुई है, जो मैंने वो हार्ड वर्क किया है इस काम के लिए, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए,
मैंने कभी इतना कोई देखा नहीं होता कि यार जैसा हर बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा हो इतने बड़े क्राउड में आके खेलना, तो वो मुझे उस सेंस में बहुत इमोशनल हो चुका था। At this stage of his career, perhaps Haris himself had no idea why he was special. His biomechanics are perfect. He rushes to the crease and hits the deck really hard, which is key for a fast bowler. And then of course his energy goes through very nicely. फास्टेस्ट ये नहीं होता कि आपने एक बॉल कर दी 155 पे। एवरेज स्पीड तो इससे ज्यादा किसी की भी आज तक नहीं मेरा ख्याल होगी। लोग बीच में स्लो भी कर देते हैं, लेकिन ये तो एक पेस से एक एनर्जी से, इससे ज्यादा एनर्जेटिक बॉलर आई हैवंट सीन। What really makes Haris a spectacle that you can't afford to not watch is the aggression and energy he shows on the field. On every delivery, he is out to get you. मैं जब एग्रेशन ना शो करूँ तो मैं फोकस नहीं हो सकता, जो मेरा माइंड है वो ग्राउंड में नहीं होता। अगर मैं बॉल कोई मुझे चौका पड़ा है या छक्का पड़ा है तो मैं विकेट लेता हूँ, तो वो उसका एग्रेशन शो करना बनता है मेरा। अगर मैं वो नहीं करता तो इसके मीन्स कि मैं आगे खाली इंजॉय कर रहा हूँ, फोकस के साथ कोई काम नहीं कर रहा। Haris attributes this focus to his learnings from some of the best in the business. Believe it or not, during his time in Australia, he was also a net bowler for Team India on their tour of Australia in early 2019. जब मैं नेट बॉलर था इंडियन टीम का ना, तो जब कोहली को जब मैं बॉल कर रहा था ना, तो मुझे ये फील हो रहा था यार इस बंदे को ये पता है कि यार मैं खेल रहा हूँ तो मेरे बॉल कहाँ पे हिट कर रहा है। उसको यही पता था कि यार मैं ये मारा है, मेरे बल्ले की इस जगह हिट हुआ है। उसका इतना फोकस था वो उस नेट के अंदर भी ऐसे एग्रेशन से खेल रहा है मुझे कि लाइक मेरा उसके साथ मैच लगा, हालांकि मैं नेट बॉलर था। जितना उसके पास वो कंट्रोल देखा ना, तो मैंने कहा यार ये समथिंग डिफरेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम क्यों है, इसी वजह से है। और फिर मैं डेल स्टेन को देखता था, तो डेल स्टेन का जो विकेट लेने के बाद जो एग्रेशन होता था, बेसिकली वो उसने मुझे काफ़ी वो किया है इस एग्रेशन में लेके आने के लिए, क्योंकि मैं उसको देखता था वो जिस तरह एग्रेशन शो करता था तो मुझे बड़ा पसंद था उस तरह, इसलिए वो मेरा आइडियल है। It did not stop at Dale Steyn being an idol for Haris. It was time that he stepped in his idol's shoes. One fine morning, I got a message from Nick Cummins, and he said that, Sameen, can you call me? And I called him immediately. It was 6 in the morning, and he said that I have an opportunity where Dale Steyn, who was supposed to arrive in Big Bash, got delayed because of some flight reasons, and there is an opportunity to have one game because they were looking for Dale's replacement. So he said, do you think Haris will be interested in that? Without even asking Haris, I said yes to Nick. I remember it was the second ball which he bowled, and it was on the leg side, and the batter played a kind of a flick and the catch went in. So immediately I got a message WhatsApp from Nick, Haris got a wicket, and I said, I'm watching. Haris turned a one-game opportunity into a contract with the Melbourne Stars for the rest of the season. In the very next game, he took a fifer against Hobart Hurricanes and followed it up with a hat-trick against Sydney Thunder. With his 150 km/h rockets, Haris truly arrived on the global stage. When the Big Bash success came, we both were excited, we celebrated, and then I told him, then you know what, we're gonna now focus on giving you more and more opportunities in the leagues. But then, you know, he's a very, very emotional person, and he loves Pakistan. I love Pakistan as well, but he called me and he said, Sameen, my parents really, they have a wish, they have a dream that one day I will play for Pakistan. As a player, if you think about Haris, he's really genuine in his emotion. So I understand that and I respect that. And that's why I fully backed him, whatever he wanted to achieve, because at the end of the day, this is his life and he should live the way he wanted to live. With such spectacular performances in foreign leagues, it was impossible for Haris to not make an impression on the Pakistan national team's radar.
He received an emerging player contract on the national side on the back of his success in the Big Bash League. And before long, made his debut in a series against Bangladesh in 2020. मेरे लिए तो कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि पाकिस्तान के लिए खेलूँगा या इतना एक पाकिस्तान के प्राइम बॉलर बनूँगा कि यार लोग कहेंगे कि इसको खिलाओ और ये ज़रूरत है पाकिस्तान की। जब वो इमरान खान खेलते थे, वसीम अकरम था, वकार यूनुस साहब थे, आकिब जावेद भाई थे, तो उस वक्त तक देख रहे थे। हमारी भी उम्र थी, वो जवानी वाली उम्र थी, तो हम भी देखते थे, शौक से देखते थे, मगर ये नहीं सोचा था कि कभी हमारा बेटा भी ये क्रिकेट खेले। अब इसको मैं टिप्स भी दे रहा हूँ कि यार इस तरह नहीं, इस तरह बॉलिंग किया कर। Now there's no denying that Haris Rauf is one of the first names on the team sheet. He has become a white ball fixture whose consistency at the death has proved invaluable for Pakistan and his clubs. Fortunately for them, his journey has only just begun. क्रिकेट के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल ख्याल रखता है, ये हर चीज़ का एहसास है, इसे पूरे घर वालों का ख्याल रखता है। तो इससे माँ बाप को यही खुशी होती है कि जब उसकी औलाद उसके लिए अच्छी बन जाए तो माँ बाप फ़ख्र से सर उसका बुलंद रहते हैं। मेरी फैमिली खुश तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सुकून में है। जो मेरे मदर की ख्वाहिश थी घर का, मेरा घर हो गया, मेरी गाड़ी होगी। तो जब मैं बड़ी गाड़ी लेके गया था जैसे पहली दफ़ा, तो वो गाड़ी देख के रोने शुरू कर दी कि यार मेरी तो ये औकात भी नहीं थी कि मैं इस गाड़ी में बैठूँगा। इससे बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है।